डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। आज मैं 10वीं कक्षा इतिहास पाठ 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैंने पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क आंसर सही होगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा रूस में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। दूसरा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? घ आंसर सही होगा रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ख आंसर सही होगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को राइन राज्य के टियर नगर में हुआ था। इसकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुआ था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? क आंसर सही होगा रूस। पांचवा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? क आंसर सही होगा कार्ल मार्क्स। छठा प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। सातवां प्रश्न है, बल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 को। आठवां प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ग आंसर सही होगा ट्रांटस्की। नौवां प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? घ आंसर सही होगा 1924। 10वां प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका घ आंसर सही होगा रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है, तो ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उसके बीवी बच्चों के जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। और इस दिन चूँकि रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे फिर से समझ लेते हैं। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 22 जनवरी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर
अधिकार कर लिया। केरेन्स्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर देख लेते हैं। सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं। इस वर्ग को कोई भी सुविधा एवं अधिकार प्राप्त नहीं था। यह वर्ग पूंजीपतियों द्वारा शोषित वर्ग था, इसलिए इस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर देख लेते हैं। रूसी क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। रूस में अधिकांश लोग किसान थे, फिर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया था। उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से दबा हुआ था। इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषक दासता समाप्त कर दी गई, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और इनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। दूसरा प्रश्न है, रूसीकरण की नीति रूसी क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? इसका उत्तर देख लेते हैं। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्वाल जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। वे विभिन्न भाषा बोलते तथा इसका रस्म रिवाज भिन्न भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। इसके अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1868 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया तो निर्दयतापूर्वक उसका दमन किया गया। इससे रूसी राजतंत्र के प्रति उसका आक्रोश बढ़ गया। तीसरा प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? इसका उत्तर देख लेते हैं। साम्यवाद में पूंजीवाद का विरोध किया गया, मजदूर वर्गों का समर्थन किया गया, उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का अधिकार हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर समानता स्थापित की गई, वर्ग ही विहीन समाज की स्थापना की गई तथा सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में दे दी गई। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। चौथा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? इसका उत्तर देख लेते हैं।
लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवादी से टकराना संभव नहीं था। अतः उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को भी तरहीज दिया ताकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच संतुलन बना रहे। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके कथाकथित गुरु रासपुतिन यानी पादरी जैसा निकृष्टतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्यता। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। वह राजा के दैविक सिद्धांत में विश्वास करता था। जनता के सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं था, जिससे जनता में असंतोष फैला जो क्रांति का कारण बना। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे विभिन्न प्रकार के करों के बोझ से दबे हुए थे। पूंजी के अभाव में किसान पुरानी पद्धति से कृषि करते थे। यद्यपि 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। तीसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। काम के घंटे अधिक थे एवं मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। बच्चों और महिलाओं से भी काम लिया जाता था। अतः जब किसानों ने विद्रोह किया तो मजदूरों ने भी विद्रोह कर दिया। चौथा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव में ये है क्रीमिया युद्ध। रूसी क्रांति पर विदेशी घटनाओं का गहरा प्रभाव था। 1853 से 54 में क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हो गई, जिससे रूसी जनता अपने आप को अपमानित महसूस की भी है। 1905 का रूस जापान युद्ध। 1905 में रूस जैसा बड़ा देश एक छोटे देश से पराजित हो गया। इस घटना से रूस की जनता काफ़ी दुखी थी तथा इसके लिए जार को दोषी मानती थी, जो क्रांति का कारण बना। दूसरा प्रश्न है नई आर्थिक नीति क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। रूस का शासक बनते ही लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1921 ईस्वी में एक नई नीति अपनाई, जिसे नई आर्थिक नीति या नेप कहा गया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। पहला, किसानों से अनाज लेने के बदले एक निश्चित कर लगाया गया। दूसरा, सिद्धांत जमीन राज्य की थी, फिर भी व्यवहार में किसानों की हो गई। तीसरा है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिला। चौथा है उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया तथा संचालित करने वाली इकाइयों को छूट दी गई। पांचवा,
विदेशी पूंजी सीमित मात्रा में आमंत्रित की गई। छठा, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के बीमा राजकीय एजेंसियों द्वारा शुरू की गई। सातवां, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। आठवां है, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तीसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव या परिणाम हुए। पहला है, रूसी क्रांति ने रूस में श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित की। इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। दूसरा है, इस क्रांति के पश्चात विश्व विचारधारा के आधार पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। साम्यवादी विश्व का अगुवा सोवियत संघ एवं पूंजीवादी विश्व का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था। तीसरा है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। चौथा है, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया जिसे आगे चलकर पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में अपनाया। पांचवा है, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित किया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। चौथा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण किया। मार्क्स बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की। 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए एवं हीगल के विचारों से प्रभावित हुए। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। मार्क्स ने राजनीति एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। 1844 ईस्वी में एंगेल्स के विचारों से प्रभावित होकर श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना शुरू किया। 1848 ईस्वी में एंगल्स से मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। 1867 ईस्वी में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। 1864 ईस्वी में मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। मार्क्स के निम्नलिखित 5 सिद्धांत दिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। पांचवा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य
एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। आगे चलकर यही समाजवाद का नारा बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फूरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए फ्लक्स बनाए जाने की योजना रखी। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में लुई ब्ला प्रमुख था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि अधिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। उसने अपनी फैक्ट्री में श्रमिकों की अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,